फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बर्टोल्ट ब्रेख्त पर दूसरा एपिसोड रखा है और इस एपिसोड में जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि फासिज्म के दौर में सत्य की रक्षा कैसे की जाए। सामान्य तौर पर हमारे देश में जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में एक चीज बहुत मिलती जुलती है जो कि जर्मनी में भी थी। जर्मनी में खासतौर पर हिटलर के जमाने में जो चीज थी जो कि देश में अभी दिखती है वो ये कि झूठ और झूठ का बोलबाला बहुत दिखता है और खासतौर पर सरकारी तंत्र, सरकारी प्रोपेगेंडा के जरिए झूठ का बोलबाला बड़े पैमाने पर दिखता है। और यही वह संदर्भ था जिसमें कि ब्रेख्त ने एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध ऑन द रिस्टोरिंग द ट्रुथ लिखा था। और इस निबंध, इसके अलावा एक और भी निबंध था जो सत्य की रक्षा के लिए लिखा गया, जिस पर कि हम अगले एपिसोड में बात करेंगे आपसे। ब्रेख्त ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कही कि ये संदर्भ है हिटलर का जमाना है और हिटलर के आने के बाद में स्थितियां तेजी से बदलनी शुरू हुई और बदलने के क्रम में जो सबसे बड़ी चीज समाज में पैदा हुई, जो कि हम पिछले कई सालों से अपने देश में भी देख रहे हैं, वो ये कि सरकार की तरफ से छिपाने की प्रवृत्ति का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। और जब छिपाने की प्रवृत्ति का सरकार की तरफ से सुनियोजित ढंग से विकास किया जाए, हिटलर की यह खूबी थी कि वह चीजों को छिपाते थे। हिटलर का शासन भी चीजों को छिपाने का काम करता था। तो चीजों को जब छिपाने की प्रवृत्ति को सरकार नियोजित ढंग से संप्रसारित करती है, उसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाती है, तो जो नायक होते हैं, जो वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो और कोई हो, तो वे जानबूझ के अपने भाषणों में भूल या गलतियां करते हैं। ये फासिज्म की भाषण कला का और फासिस्ट नेताओं की भाषण कला का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी तरफ ब्रेख्त ने ध्यान खींचा है। ब्रेख्त ने इस बात को रेखांकित किया कि जानबूझ के गलतियों या भूलों को, वो इतिहास संबंधी भूल हो सकती हैं, वो भूगोल संबंधी भूल हो सकती हैं, वो और भी दूसरे जिसे कहेंगे भाषा संबंधी भूलें हो सकती हैं, त्रुटियां हो सकती हैं, उनको खूब बढ़ावा दिया जाता है। और इस तरह की भूलों को या गलतियों को विभिन्न भाषणों के जरिए बढ़ावा देने की जो परंपरा है, उसका सबसे आदर्श उदाहरण पेश किया हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में। तो ये जो स्टाइल है नरेंद्र मोदी के बोलने की, और उसमें भी वो जानबूझ के गलती करते हैं, जानबूझ के भूल बोलते हैं, इतिहास संबंधी तथ्यों को लेके भूल, समाज संबंधी तथ्यों को लेके भूल, शिक्षा संबंधी तथ्यों को लेके भूल, यहां तक कि नोटबंदी संबंधी तथ्यों को लेके भूल। तो ये जो गलती और भूल को भाषण कला का हिस्सा बनाना, ये हिटलर की एक बहुत ही जिसे कहें कि प्रभावशाली स्टाइल थी। और इस स्टाइल का लक्ष्य यह था कि जो समाज के जो बाकी चिंतक हैं, जो कि समाज के बारे में सोचते रहते हैं, अब वे समाज के बारे में न सोच के, सरकार के बारे में न सोच के, ये जो नेता के भाषण में जो भूलें बताई गई हैं, उन भूलों पर बहस करते रहे, उन गलतियों पर बहस करते रहे। ये गलतियां बोली, ये भूल बोली, ये इतिहास के बारे में गलत बोला, वो चीज गलत बोली। और इसने एक तरह से एक ऐसा मतलब माहौल पैदा कर दिया कि वे एक तरह से
भूल और गलतियों का एक तरह से अब तो सूचना प्रवाह व्हाट्सएप, इंटरनेट, वेबसाइट्स, मीडिया, इन सब के जरिए एक तरह से प्रवाह पैदा कर दिया गया। और इसमें जो चिंतक और विचारक हैं वो उलझे हुए हैं, वो उनके करेक्शन में उलझे हुए हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम ईमानदार हैं और हमारे राज्य में और हमारे शासन में कोई करप्शन नहीं हुआ। आज ही अखबारों में, इंटरनेट पर बड़े पैमाने पर एक खबर आई कि सीबीआई ने एक शिपयार्ड कंपनी को, जो कि गुजरात की शिपयार्ड कंपनी है, उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की। उसने छोटा मोटा घोटाला नहीं किया, उसने 28,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया है। अरे 28,000 करोड़ रुपए तो गजनी भी और लूट के नहीं लेके जा सका था यहां से। किसी मुस्लिम शासक ने भी इतने रुपए नहीं लूटे थे। अब आपकी समस्या क्या है? अब आप उस शिपयार्ड के घोटाले में लगे रहिए, नरेंद्र मोदी अपना खेल करते रहेंगे। आज ही एक ड्रग का, मैं लगातार कह रहा हूं कि ड्रग का एक तरह से बिजनेस पिछले 7 साल में बहुत तेजी से फ्लरिश किया है। मिजोरम में ड्रग का एक बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया। अब आप बहस करिए कंसाइनमेंट पर और ड्रग पर, आप बहस करिए शिपयार्ड पर, और नरेंद्र मोदी बहस करेंगे विधानसभा के चुनाव पर, और विधानसभा के चुनाव में वे झूठ बोलेंगे। वे बहस किस पर कर रहे हैं? वे उत्तर प्रदेश में कोरोना में जो मर गए लोग उस पर बहस नहीं कर रहे, वो बहस इस पर कर रहे हैं परिवारवाद पर। उनसे कोई पूछे कि अखिलेश का क्या बेटा इलेक्शन लड़ रहा है? जयंत चौधरी की पत्नी क्या इलेक्शन लड़ रही है? तो परिवारवाद का आरोप किस पर लगाया जा रहा है? जानबूझ के गलत बात को उछालो और उसको लेकर फिर लोगों को बहस में उलझा दो। ये जो टैक्टिक्स है, ये टैक्टिक्स टिपिकल, बर्टोल्ड ब्रेख्ट कहते हैं ये टिपिकल टैक्टिक्स है हिटलर की। हिटलर यही करता था। और जो चिंतक थे वो हिटलर की जो भूल थी, गलतियां थी, उसके भाषण में जो वाक्य संरचनाओं में जो गलतियां होती थी उनको दुरुस्त करने में लगे रहते थे। बर्टोल्ड ब्रेख्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वो क्या, उसने कहा है कि झूठे बयानों के जरिए और भूल और गलतियों के जरिए असल में यह सुचिंतित ढंग से की जाती है जिससे कि सत्य को अपदस्थ किया जाए। हिटलर ने एक काम बड़े कौशल के साथ किया था। सत्य को अपदस्थ करने का काम झूठे बयानों के जरिए बड़े कौशल के साथ में पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। वो जानबूझ के कोई ऐसा मतलब नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि आप उसमें उलझे रहिए। वो जानबूझ के कोई नॉनसेंसिकल ऐसा इवेंट क्रिएट करते हैं जिससे आप उसमें उलझे रहिए। अब आप हिजाब में उलझे रहिए। वो यूपी के इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप हिजाब लड़ रहे हैं। जो सोचने समझने वाले लोग हैं उनकी चिंताएं हिजाब की तरफ है और नरेंद्र मोदी की नजर यूपी विधानसभा की तरफ है। तो ये जो भूल और गलतियां या ध्यान हटाने वाले जो बयान आते हैं, इनका लक्ष्य है सत्य को अपदस्थ करना। और दिक्कत यह है कि जनता जो है वो इन चीजों को लंबे समय तक सुनती रहती है और वो एक स्टेज के बाद में इन्हीं का फिर वो अभ्यास करने लगती है, इन्हीं को दोहराने लगती है। उन्होंने जो कहा है वही वो दोहराने लगती है।
और इसका दुष्परिणाम यह भी निकलता है कि जनता या चिंतक सुनना और पढ़ना दोनों ही बंद कर देते हैं। अब कोई सुन नहीं रहा है, आप लाख कहिए, कोई सुन नहीं रहा है। यही हिटलर की टैक्टिक्स थी कि आप इस तरह की चीजों का अभ्यास, इस तरह की भूल और गलतियों का अभ्यास लोगों के जीवन के रूटीन का हिस्सा बना दें, जिससे कि लोग सुनना और पढ़ना बंद कर दें। और जो विचारक लोग हैं, चिंतक लोग हैं, वो करेक्शन करते करते थक जाए। और इस पूरी प्रक्रिया में कुछ निकलता नहीं है। आप लाख समझाइए, आप लाख बताइए कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के आने के बाद में कितने करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि लोगों के कान में ध्यान हटाने वाली चीजें, भूल और गलतियों से भरी हुई चीजें वो कान में उतार दी गई हैं, उनके अभ्यास में उतार दी गई। जब कोई एक गलत बात कह दी जाती है, कोई गलत वाक्य कह दिया जाता है, तो उसके फिर गलत निष्कर्ष भी निकलने शुरू हो जाते हैं। हिटलर ये गलतियां जानबूझ के करता था। ब्रेख्त कहते हैं कि छिपाना और भूल करना ये एक सुनियोजित योजना के तहत हिटलर करता था। या एक अन्य चीज है जिसको कि ब्रेख्त ने हाईलाइट किया है, जिसे कि शेयर करना बहुत जरूरी है। उसने कहा कि ये जो फासिस्ट थिंकर है, वे छिपाना और भूल, इन दोनों के साथ साथ जो काम करते हैं वो ये कि वे फॉल्स या छद्म किस्म का महानता बोध निर्मित करते हैं। हिटलर ने ये महानता बोध निर्मित किया कि वो महाशक्तिशाली और वो दुनिया को जीत सकता है और दुनिया उसकी गुलाम हो सकती है। भाई जब छिपाते हैं या जानबूझ के भूल करते हैं और महानता का आख्यान करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने देखिए सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मैंने वैक्सीन लगाई। अब आप ये समझिए कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, भारत में या चाइना में? आज की डेट में भी भारत से ज्यादा अधिक जनसंख्या चाइना की है। चाइना पूरा वैक्सीनेट हो चुका है, भारत अभी भी वैक्सीनेट पूरा नहीं हुआ। भारत में अभी पहली डोज पहुंची है, दूसरी डोज अभी तक 60% तक पहुंची है। चाइना की आबादी तकरीबन 250 करोड़ के करीब है, लेकिन विश्व में तो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने बनाया, चाइना की सरकार ने नहीं बनाया। एक अन्य चीज वो ये कि ये जो छुपाना और भूल करना और छद्म महिमा मंडन करना, इन तीन चीज के जरिए वे लगातार जनता की चेतना पर हमले करते हैं। यह फासिज्म की, हिटलर की जो शैली थी उसका प्रमुख हिस्सा था। और इसकी खूबी यह है कि आप इनके तर्कों को बदल नहीं सकते। यानी जो इन तीन चीजें, इनकी तीन चीजों के जरिए जो तर्क निर्मित किए जाते हैं, उनको आप आसानी से बदल नहीं सकते। मसलन अगर वो एक बार ये कह दें कि फला आदमी चोर है, या फला आदमी हमारा दुश्मन है, या फला देश हमारा शत्रु है, तो आप तय मानिए कि आप इस चीज को, आप लोगों को लाख समझाइए, आप बदल नहीं सकते। सारी दुनिया को भारत के इस झूठ का पता है,
भारत की जनता को खाली पता नहीं है। झूठ क्या है? झूठ यह है कि भारत ने चाइना के साथ में अपने संबंध खराब किए हुए हैं, लेकिन चाइना के साथ में जनता के दिमाग में यह बैठा दिया गया है कि चाइना हमारा शत्रु है, लेकिन प्रैक्टिस में इनडायरेक्टली चाइना के साथ में बिजनेस जम कर रहा है। तो अगर आपके दिमाग में ये बिठा दिया गया चाइना शत्रु है, तो आपको लाख तथ्य बताए जाए, आप यही मानेंगे कि चाइना शत्रु है। क्यों? ये बात किसने कही? ये बात सरकार के मुखिया ने कही, ये सरकार के प्रोपेगेंडा ने कही। इसी तरह जब वे कहते हैं कि नफरत अनिवार्य है, फला समुदाय के साथ, फला ग्रुप के खिलाफ नफरत अनिवार्य है, फला दल के खिलाफ नफरत अनिवार्य है, तो आप लाख समझाइए वो नफरत अनिवार्य है, ये उनके जहन में उतर जाएगा। क्योंकि ये छिपाने की कला और भूल करने की, सुनियोजित ढंग से भूल करने की कला और छद्म महानता, ये तीन चीजें मिलकर जो आइडियोलॉजिकल पैकेज बनाती हैं, जिसका हिटलर ने इस्तेमाल किया, वो ये कि वे अपनी तरफ से कुछ चीजें अनिवार्य तो लोगों के जहन में उतार देते हैं, और जो चीज वो जहन में उतार देते हैं उसे आप लोगों के जहन से आसानी से मिटा नहीं सकते। अगर यहां भारत में कुछ लोगों ने प्लान करके, जो कि खुल्लम खुल्ला सरकार के समर्थक हैं, प्लान करके अगर ये तय कर लिया है कि उन्हें एक समुदाय विशेष के खिलाफ में नफरत फैलानी है, तो वो इस काम में इस हद तक सफल हो चुके कि आप लाख समझाइए, वो ये मानने के लिए कॉमन आदमी तैयार नहीं होगा कि वो समुदाय आपके शत्रु नहीं है। हां, एक चीज वे नहीं बताते, अगर जब वो कहते हैं कि कोई समुदाय विशेष हमारा शत्रु है, तो वो ये नहीं बताते कि वो क्यों उसको शत्रु बना रहे हैं। वो ये नहीं बताते कि क्यों वो चीन को अपना शत्रु बना रहे हैं। अगर शत्रु है तो व्यापार क्यों कर रहे हो? अगर मुसलमान शत्रु है तो मुस्लिम देशों के साथ में आप व्यापार क्यों करते हैं? ये चीज ऐसी है जिसने कि एक ऐसा माहौल बनाया जिससे कि हिटलर की शैली कहते हैं। एक अन्य चीज है जो कि इस बीच में हिटलर के ही पैटर्न पर पैदा की गई है, वो है हिटलर ने यह कह के चार्ज लिया था कि विकास जरूरी है। नरेंद्र मोदी का भी नारा था विकास, भारत का विकास। भारत का विकास किस अवस्था में जरूरी है, यह अवस्था वो तय करेंगे। अब आप सोचिए, भारत की इकोनॉमी 8% के जीडीपी के हिसाब से चल रही थी, जो उसकी राष्ट्रीय दर थी, और अब जो है वो माइनस में चल रही है। अब यहां से वो कह रहे हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं, और देखो स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, 60,000 स्टार्टअप देखो हमारे समय में लग चुके हैं। अरे ये नहीं बता रहे हो कि कितने % स्टार्टअप बंद हो चुके? वो विकास की बात तो करते हैं, लेकिन विकास किन अवस्थाओं में होगा इसकी बात नहीं करते। वो विकास की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं बता रहे कि पिछले 2 साल में 5 बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां हिंदुस्तान छोड़कर जा चुकी हैं। उनका मानना है कि विकास तभी होगा जब वे विकास की परिस्थितियां पैदा करेंगे। तो वे विकास की परिस्थितियां कब पैदा करेंगे? जब वे पूरा कंप्लीट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे, जब वे पूरा कंप्लीट निरुद्योगीकरण करके लोगों को घर पर बैठा देंगे, जैसा कि उन्होंने किया है। करीब 80 करोड़ के से ऊपर लोग बेरोजगार होकर घर पर बैठे हुए कंगाली के शिकार हैं। अब वे डेवलपमेंट करेंगे।
एक अन्य चीज है जो उन्होंने की है, जो अभी हाल के भाषणों में उनके में आई है। वैसे वो पहले से कहते रहे, लेकिन अब वो खुल के अब तो प्रधानमंत्री बोलने लगा है। कांग्रेस की विरासत, कांग्रेस की परंपरा एकदम लिबरल लोकतांत्रिक संघर्ष की परंपरा रही है, ये सच है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, लेकिन ये एक सच है। अब कांग्रेस को ब्रांड किया जा रहा है अर्बन नक्सल के नाम से। ये टिपिकल वही स्टाइल है। हिटलर जब आया था और हिटलर ने जब कैंपेन पीक पर किया था, तो उसके टारगेट पर सिर्फ कम्युनिस्ट थे, सिर्फ साम्यवादी थे। यहां टारगेट पर कम्युनिस्ट बनाए गए, उसके प्रतीकात्मक तौर पर उन्होंने पहले जेएनयू को चुना, और अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में वे खुल्लम खुल्ला आ गए। कांग्रेस क्या है? अर्बन नक्सल। ब्रेख्त इसी संदर्भ में कहते हैं कि आज सबसे बड़ी चुनौती है सत्य की रक्षा करने की। कांग्रेस क्या है यह बताया जाना चाहिए, समाजवादी पार्टी क्या है यह बताया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी का मतलब वो परिवारवाद की पार्टी नहीं है। समाजवादियों की एक लंबी परंपरा रही है हिंदुस्तान में, फ्रीडम मूवमेंट में, फ्रीडम मूवमेंट के बाद में भी लड़ाई की। संपूर्णानंद से लेके, आचार्य नरेंद्र देव से लेके, लोहिया से लेके और तमाम लोग जो नीचे आए हैं, उनकी परंपरा रही है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं और हिंदुस्तान की जनता के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि सत्य की रक्षा की जाए। कांग्रेस क्या है यह सही ढंग से बताया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी क्या है यह सही ढंग से बताया जाना चाहिए। उस भाषा में नहीं बताया जाना चाहिए जिस भाषा में नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी की शैली एकदम नकली शैली है और वो बोरो की गई है। नरेंद्र मोदी ऋणी है अपनी भाषण शैली के लिए। ब्रेख्त जिसकी आलोचना कर रहे हैं हिटलर की भाषण शैली का नरेंद्र मोदी की भाषण शैली पर गहरा असर है। जब सत्य पर खतरे आते हैं तो सत्य की रक्षा भी उठाने के लिए खतरे उठाने पड़ते हैं, सत्य बोलना पड़ता है। एक अन्य चीज है जो कि हिटलर के शासन से मिलती है नरेंद्र मोदी के शासन की। नरेंद्र मोदी की सरकार अपने लिए पूरी स्वतंत्रता चाहती है। हिटलर भी अपने लिए कंप्लीट फ्रीडम चाहता था, अपने शासन के लिए कंप्लीट फ्रीडम। नागरिकों के लिए कोई फ्रीडम नहीं होती थी। नरेंद्र मोदी ने यह मॉडल डेवलप किया है कि उनकी जो सरकारें होंगी वो जो इच्छा हो करेंगी, उनके पास में पूरी स्वतंत्रता होगी। वो किसी के खिलाफ झूठे केस कर सकती हैं, किसी पर झूठा फाइन कर सकती हैं। आश्चर्य की बात है, सामान्य से धरने और प्रदर्शन पर लोगों को दंडित किया गया, उनके ऊपर केस लगाए गए, उन पर फाइन किए। अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है यूपी सरकार को कि सीएए नए नागरिकता कानून के खिलाफ में जिन लोगों ने लखनऊ में आंदोलन किया था, उत्तर प्रदेश में आंदोलन किया था, उनके बाकायदा बैनर पोस्टर लगाकर उनके खिलाफ में फाइन जारी किए गए थे, जुर्माने जारी किए गए थे राज्य सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यूपी सरकार उनको तुरंत वापस ले, और वापस नहीं लेती तो हम उन जुर्माने के आदेशों को रद्द कर देंगे। यह उस मॉडल का जो हिटलर जिसे फॉलो करता था कि मुझे पूरी स्वतंत्रता चाहिए, मेरी सरकार को पूरी स्वतंत्रता चाहिए, नागरिकों को कोई स्वतंत्रता नहीं चाहिए। भारत का संविधान सरकार को जितनी स्वतंत्रता देता है उससे ज्यादा स्वतंत्रता वह नागरिकों को देता है। भारत में लोकतंत्र और लोकतंत्र के प्रति लोगों के अंदर अभी भी उसे बचाने के लिए, उसके लिए लड़ने का जज्बा बाकी है। निश्चित तौर पर कांग्रेस
समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां इस मामले में फोर फ्रंट पर है। कम्युनिस्ट भी इस लड़ाई में फोर फ्रंट पर है, आगे की कतारों में। किसान आंदोलन पूरा का पूरा इस लड़ाई में फोर फ्रंट पर है। जब सरकार यह कहती है कि मुझे पूरी स्वतंत्रता चाहिए, तो सरकार आपकी स्वतंत्रता का ही अपहरण नहीं करती, आपकी नैतिक स्वतंत्रता का, आपके खान पान की स्वतंत्रता का, आपके वेशभूषा की स्वतंत्रता का, इन सब का भी अपहरण करती है। और उसी का वो नमूना है जो कर्नाटक में घट रहा है। कर्नाटक की सरकार अपने लिए फ्रीडम चाहती है, वह जैसा चाहे वैसा करे, लोग कैसी ड्रेस पहन के आएंगे। ये वही मॉडल है जिसको हिटलर फॉलो करता था। ब्रेट ने यह भी रेखांकित किया है कि यह सरकार जब अपनी स्वतंत्रता, अपने लिए समग्र स्वतंत्रता का दावा करती है और उस पर काम करती है, तो वो नागरिकों के स्वतंत्रता और उनकी नैतिक स्वतंत्रता दोनों का ही अपहरण ही नहीं करती, बल्कि इसको लागू करने के लिए वह फिजिकल हमले भी करती है। हथियारों से हमले होते हैं, उनकी जीवन शैली पर, उनके खान पान पर हमले होते हैं, यहां तक कि उनके घर की डिजाइन कैसी होगी इस पर भी हमले होंगे। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हिटलर ने प्रैक्टिस की थी। और जो बुनियादी चीज थी जो कि हिटलर के केंद्र में थी, वो थी कम्युनिस्टों के प्रति उसके अंदर कुंठा थी। कम्युनिस्टों से वो गहरी नफरत करता था। नरेंद्र मोदी कुछ भी हो, किसी से भी प्यार कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिस्टों से प्यार नहीं कर सकते, कम्युनिस्टों से गहरी नफरत करते हैं। इस मामले में वो एकदम कंप्लीट डिटो कॉपी है। हिटलर की एक शैली और थी, जो हिटलर के प्रोपेगेंडिस्ट थे उनकी शैली थी ये, जिसको कि बड़े पैमाने पर यहां पर बोरो किया गया है और लागू किया गया है। ब्रेक्ट इसलिए रिलेवेंट है भारत के लिए कि फासिस्टों की जर्मनी में एक आदत थी, वे अपने विपक्षी पर, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो संस्कृति कर्मी हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, आरोप पर आरोप, झूठे आरोप लगाते रहते थे। आप सरकार के खिलाफ में कोई भी बात कहिए, सरकार सुनेगी नहीं और आपकी बात का तत्काल खंडन कर देगी, मानेगी नहीं। और जब वो आरोप लगाते हो या आप कोई चीज सामने लाए, तो वे उसकी जांच तक करने के लिए तैयार नहीं होते थे वहां पर जर्मनी में लोग। ठीक यही चीज सरेआम मर्डर की भी जांच, सब लोग जानते हैं इस बात को। सीबीआई की चार्जशीट में यह चीज है कि खीरी लखीमपुर में क्या हुआ और किसने मर्डर किया और कौन लोग शामिल थे। इसके बावजूद उनकी जमानत हो गई। कायदे से उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जैसा कि हिटलर की शैली थी, उससे थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया है। वो ठीक से जांच नहीं होने देते थे, ये जांच होके उस कार्रवाई को सीधे कानूनी तौर पर संपन्न नहीं होने देते। हिटलर की यह भी शैली थी कि वे अपनी अदालतों को तथ्य और सत्य नहीं बताते थे। हमारे केंद्र और बीजेपी की सरकारों ने यह पद्धति अपनाई हुई है। सरकारें खुलेआम फोर्जरी करती थी, सरकार खुलेआम झूठे केस लगाती थी। जर्मनी में यह कॉमन फिनोमेना था। भारत में इसकी प्रैक्टिस पिछले 7 साल में बहुत जम के की गई है। सिर्फ एक वाक्य का जिक्र कर रहा हूं मैं आपसे। हिटलर ने जब सरकार सत्ता ग्रहण की,
सत्ता ग्रहण करने के बाद हिटलर ने सिर्फ एक सप्ताह बाद हिटलर ने जर्मनी की जो संसद थी उसमें आग लगवा दी। और आग लगवाने के लिए दोषी किसे ठहराया गया? कम्युनिस्टों को। दुर्भाग्य से उसमें बर्टोल्ट ब्रेख्ट का भी नाम था संसद को जलाने वालों में। ब्रेख्ट ने लिखा है कि हिटलर की सरकार व्यक्तिगत तौर पर मेरे खिलाफ थी, खासतौर पर जब संसद जला दी गई। हाईकोर्ट अग्निकांड की जांच कर रहा था, इसके बावजूद हिटलर पर आरोप लगा दिए गए जांच से पहले ही। लेकिन संयोग की बात थी कि हिटलर के खिलाफ कोई भी प्रमाण, ब्रेख्ट के खिलाफ कोई भी प्रमाण हिटलर के लोग पेश नहीं कर पाए। ब्रेख्ट ने इस घटना के जरिए यह बताया है कि जो फासिस्ट सरकारें होती हैं वे फोर्जरी में मास्टर होती हैं। झूठी एफआईआर बनाना, झूठी चार्जशीट बनाना, फेक केस बनाना, फेक गिरफ्तारियां करना, यह एक कॉमन फिनोमेना है जिसको कि हिटलर ने बड़े पैमाने पर जर्मनी में प्रैक्टिस किया। उस जमाने में हिटलर के खिलाफ में जो व्यक्ति सक्रिय था सरकार की तरफ से, वो भूतपूर्व स्क्वाड लीडर अर्नेस्ट नाम था उसका, उसने सारे जाली दस्तावेज बनाए ब्रेख्ट के खिलाफ। ठीक वैसे ही जाली दस्तावेज जो इन दिनों तमाम मुकदमों में बनाए जा रहे हैं और पेश किए जा रहे हैं, उनमें से कई चीजें अभी धीरे धीरे खुल रही हैं। दिल्ली की अदालत में भी खुल रही हैं और भी खुलेंगी। हिटलर ने लिखा कि ब्रेख्ट ने लिखा कि हिटलर ने जब संसद को जलाए जाने के मामले में मेरा नाम लिखाया तो वो एकदम सफेद झूठ बोल रहे थे, और वे और सफेद झूठ बोल रहे थे कि ये काम कम्युनिस्टों ने किया है। और कम्युनिस्टों ने इसलिए किया कि कम्युनिस्ट सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता ये थी ही नहीं। इस पूरे कैंपेन का दुष्परिणाम यह निकला कि हमेशा के लिए कम्युनिस्ट जर्मन में तबाह हो गए। तो लोगों के जहन में एंटी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा बुरी तरह से बिठा दिया गया। उल्लेखनीय है कि हिटलर ने 27 फरवरी 1933 में सत्ता ग्रहण करने के एक सप्ताह बाद ही संसद को आग के हवाले कर दिया। और पूरे देश में हंगामा किया गया कि यह षड्यंत्र कम्युनिस्टों ने किया है, वे सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि कम्युनिस्टों का ये इसमें कहीं कोई रोल नहीं था। एक अन्य चीज जिसको कि ब्रेख्ट ने हाईलाइट किया, उसे कह के मैं ये बातचीत समअप करूंगा, वो ये कि ब्रेख्ट ने कहा कि हिटलर ने एक और चीज प्रोपेगेट की, जिसे हमने फासिस्ट प्रोपेगेंडा कैसे काम करता है। वो प्रोपेगेट ये की कि आप अपने को सेल्फलेस सैक्रिफाइस के तौर पर पेश करें, निस्वार्थ कुर्बानी राष्ट्र के लिए। ये जो अभी बेरोजगारी बढ़ रही है, इसे निस्वार्थ जो है सैक्रिफाइस के तौर पर देखा जा रहा है। सब लोग मरने के बावजूद, व्यापार में घाटा होने के बावजूद, रोजगार जाने के बावजूद, लोगों के जेहन में यही है कि वे राष्ट्र के लिए अपने रोजगार से वंचित हुए। राष्ट्र तरक्की कर रहा है, वे रोजगार से वंचित हो रहे हैं। सो सेल्फलेस सैक्रिफाइस का जो वैल्यू है, प्रोपेगेंडा वैल्यू है, वो लोगों के जेहन में उतार दिया जाता है और इसके चलते उनको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तौर पर पामाल कर दिया जाता है।
हिटलर ने एक और बात कही थी जो कि बहुत ही अद्भुत है। ये हिटलर ने कहा था कि मेरे शासन में कोई भूखा नहीं सोएगा। जो 80 करोड़ लोगों के लिए राशन देते समय भी नरेंद्र मोदी जब बार बार बोलते हैं तो हिटलर की ये जो भाषा और ये जो बात है ये कान में गूंजती है कि मेरे शासन में भी कोई भूखा नहीं सोएगा। हुआ क्या? अल्टीमेटली हुआ क्या? भूखे तो सो रहे हैं लोग, कंगाली के शिकार हुए हैं लोग। हिटलर ने यह कह के पूरे देश को द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया और पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। जर्मनी के हर परिवार से लोग मौत के शिकार हुए। हिटलर को ज्यादा दिन नहीं लगे। हिटलर ने मात्र 3 साल में जर्मनी को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। 3 साल के ज्यादा से समय नहीं लिया उसने। जो तेजी से वो आया, जिस तेजी से वो 33 में आया, उसके बाद में उसने तेजी से जिस आक्रामक तरीके से काम किया, वो जो भूखा नहीं रहने दूंगा उसने भूखा नहीं रहने दिया, उसने खून का प्यासा बना दिया। और आखिरी चीज जो हिटलर ने की थी, जो आपके जेहन में उतारी जा रही है, मेरी आस्थाएं संविधान के प्रति हैं, आपकी आस्थाएं संविधान के प्रति होनी चाहिए, आपकी आस्थाएं लोकतंत्र के प्रति होनी चाहिए, आपकी आस्थाएं धर्मनिरपेक्षता के प्रति होनी चाहिए, संविधान के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपकी आस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन हिटलर ने सिखाया था जर्मनी में रहना है तो आपकी आस्थाएं धार्मिक होंगी। हमारे यहां बार बार एक ही बात रिपीट की जा रही है, हमारे यहां के लोगों की आस्थाएं धार्मिक होंगी। हम धर्मप्राण जनता है और धर्मप्राण देश है। हम लोकतांत्रिक देश नहीं है, हम लोकतांत्रिक प्राण जनता नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। कौन सी चीज जेहन में उतारी जा रही है जर्मनी के पैटर्न पर कि हमारी आस्थाएं धार्मिक आस्थाएं हैं। इन चीजों का हर स्तर पर प्रतिवाद किया जाना चाहिए। लोगों को सच बताया जाना चाहिए कि लोगों की आस्थाएं लोकतांत्रिक आस्थाएं होती हैं, लोगों की आस्थाएं संविधान से जुड़ी हुई हैं। लोगों का लक्ष्य है कि संविधान के लक्ष्य को अर्जित किया जाए, समाज को और देश को और शासन को उस ओर अग्रसारित होने के लिए फोर्स किया जाए, दबाव डाला जाए। लेकिन जब आप धर्म को अपनी आस्था का विषय बनाएंगे तो किसकी ताकत बढ़ेगी? धर्म की ताकत बढ़ेगी, लोकतंत्र की ताकत नहीं बढ़ेगी। और यही वजह है कि इस बीच में धर्म और धार्मिक फंडामेंटलिज्म विभिन्न शक्ल में वो सबसे ज्यादा फ्लरिश किया है, सबसे ज्यादा संप्रसारित हुआ है, सबसे बड़ा जनाधार उसने बनाया है। धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा धार्मिकता और धार्मिक फंडामेंटलिज्म को स्पेस मिला है। लोकतंत्र क्षतिग्रस्त हुआ है। और इस काम के लिए किसका पैसा खर्च हो रहा है? इस काम के लिए जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई केंद्र सरकार खर्च कर रही है। धर्म धर्म और सिर्फ धर्म। हमारी आस्था सिर्फ धर्म में है, हमारी आस्था लोकतंत्र में नहीं है, हमारी आस्था संविधान में नहीं है। इसको लेके आपको कैंपेन नहीं मिलेगा, एक बैनर, एक पोस्टर, एक होर्डिंग नहीं मिलेगा कि संविधान के मूल्यों के प्रति सरकार समर्पित और उसके लिए सन्नद्ध है। कोई कैंपेन नहीं मिलेगा। आपको गैस के लिए कैंपेन मिल जाएगा, आपको तमाम किस्म की जो योजनाएं हैं सरकार ने चलाई उनका कैंपेन मिल जाएगा। लेकिन असली कैंपेन धर्म का मिलेगा कि हमारी आस्थाएं किसकी हैं? हमारी आस्थाएं धार्मिक हैं। और यही वह चीज है, ब्रेख्त कहते हैं कि यही वह चीज है जो कि आपकी गाढ़ी कमाई से सरकार अपने पैसे से नहीं कर रही। नरेंद्र मोदी अपने पैसे से हमारी धार्मिक आस्थाओं को पुष्ट करने के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई के जरिए काम कर रहे हैं। और लोगों के अंदर धार्मिक आस्था पैदा करने का मतलब यह है लोगों को लोकतंत्र का शत्रु बनाना।
धार्मिक आस्थाओं से लोकतंत्र का विकास नहीं होता। लोकतंत्र का विकास होता है लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संरचनाओं और इंडस्ट्रियलाइजेशन से। धर्म में और धार्मिक आस्था में तो औद्योगिकीकरण के लिए कोई जगह ही नहीं है। वहां सिर्फ राम भज, बेकारी कर राम भज। तो ये जो मॉडल है जिसकी तरफ ब्रेक ने ध्यान खींचा है कि सत्य की रक्षा के लिए हम क्या करें, सत्य की रक्षा के लिए हम ये करें कि हम बताएं लोगों को कि लोगों की आस्थाएं लोकतंत्र से जुड़ी हुई हैं। सत्य की रक्षा के लिए हम ये करें कि हम बताएं लोगों को कांग्रेस कैसी पार्टी है, समाजवादी कैसी पार्टी है, माकपा भाकपा कैसी पार्टी है, उनके क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। वे नक्सल नहीं है, वे अर्बन नक्सल नहीं है। और आखिरी चीज, नरेंद्र मोदी की ये छिपाने की और गलती करके गुमराह करने की जो कला है, इस कला को एक्सपोज करने की जरूरत है। इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए जेन्युइन इश्यूज पर। जेन्युइन इश्यूज उत्तर प्रदेश के सामने, देश के सामने सबसे बड़ा ये मुद्दा है बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये तीन चीजें बड़े पैमाने पर नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में क्रिएट करके दी हैं। और जो उपलब्धि उन्होंने हासिल किया है वो ये धर्म, धर्म और सिर्फ धर्म। धर्म के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और जाहिर है अगर लोकतंत्र में धर्म को विकल्प बनाया जाएगा तो लोकतंत्र में फंडामेंटलिज्म बढ़ेगा, धर्म के नाम पर टकराहटें बढ़ेंगी। वे यही चाहते हैं। जरूरत इस बात की है कि धर्म के नाम पर टकराहटों से बचा जाना चाहिए। लोकतंत्र के नाम पर, लोकतांत्रिक मुद्दों के नाम पर, साझा लोगों के दुख सुख के सवालों के नाम पर जनता को गोलबंद किया जाना चाहिए। उन्हें सच बताया जाना चाहिए, उन्हें दलों का भी सच बताया जाना चाहिए। तभी आप लोकतंत्र की और सत्य की रक्षा कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।